नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। लोकसभा के विशेष कार्यक्रम वोट की चोट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, सीएसडीएस के सीनियर फेलो और मशहूर चुनाव विश्लेषक। लेकिन उसके पहले नजर डालेंगे हम इस वक्त की ताजा हेडलाइंस पर। आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स की लगातार चौथी जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की सदी शुरुआत, जीत के लिए जान लड़ाने को तैयार कोलकाता नाइट राइडर्स। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका की पहली बार होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी को निर्देश। मोदी को लेकर हलचल में बीजेपी ने खोजी राजनीति, कहा चुनाव से पहले हमेशा घिरते हैं मोदी, उधर कांग्रेस का सधा बयान। अब राहुल के बाद सोनिया हुई लाल पर लाल पीला, बंगाल में ममता के साथ बोली मुसलमानों को दिया लेफ्ट ने ठेंगा। भारत के हवाले होगा राजीव गांधी के हत्यारा प्रभाकरण को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति का खुला ऐलान। और ओसामा के जिंदा होने पर जरदारी ने जताया शक, का मर गया आतंक का आका ओसामा बिन लादेन। तीसरे चरण के लिए वोटों की गिनती का काम, वोटों का पोलिंग का काम 30 तारीख को शुरू होगा। लेकिन उसके पहले आज हम आपसे बात करेंगे वोट की चोट में गुजरात के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जिसका गुजरात चुनाव पर असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की जाएगी। यह काम एसआईटी करेगी। यह पहला मौका है जब दंगों से घिरे मोदी की भूमिका की जांच का आदेश दिया गया है। मोदी ही नहीं, उनके 8 मंत्रियों और कई आला अफसरों समेत कुल 64 लोगों का रोल भी जांचा जाएगा। जांच के लिए वक्त दिया गया है 3 महीने का। गुजरात दंगों का दाग नरेंद्र मोदी का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। जब बीजेपी का एक खेमा मोदी को आडवाणी का उत्तराधिकारी साबित करने में लगा है, मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों की जांच के आदेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच के आदेश दे दिए। ये जांच कुल 64 लोगों को दायरे में लेगी, जिनमें मोदी, उनके 8 मंत्री और बाकी उस दौर के आला अफसर हैं। एसआईटी जांच करेगी कि नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों में क्या भूमिका थी। क्या मोदी के मंत्रियों और अफसरों ने दंगाइयों की मदद की? क्या मोदी ने दंगों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया? क्या सरकारी अफसर मोदी और उनकी मंडली के असर में थे? क्या अफसरों को नानावटी आयोग में झूठ बोलने को कहा गया? गुजरात दंगों के 7 साल बाद पहली बार अदालत ने सीधे मोदी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डॉक्टर आर.के. राघवन की जो बिठाई गई है, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर की, उनको कहा है कि वो अन्य 9 केसेस के साथ साथ इसको भी आप अलग से इन्वेस्टिगेट करके 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आप रिपोर्ट पहुंचाएं। अदालत ने ये आदेश जकिया जाफरी की याचिका पर दिया है। जकिया गुलबर्गा सोसाइटी में जिंदा जला दिए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। याचिका में जकिया ने सीधे नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज कराने की अपील की। हालांकि मोदी की पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोई खलबली नहीं है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के पहले ऐसे विवाद खड़े करना परंपरा बन गई है। जैसे अन्य मामलों की जांच हो रही है, इस मामले की भी होगी। अभी तक नरेंद्र मोदी जी के संबंध में पिछले 7 वर्षों में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, और इसलिए चुनाव से 2 दिन पूर्व एक और आदेश हो जाए, एक और जांच हो जाए और 3 महीने में रिपोर्ट दे, ये वो जो जांच हुई है उस कड़ी में एक और जांच है। कांग्रेस भी इस मामले को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिखती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने जहां इस मुद्दे पर मोदी का इस्तीफा मांगा, वहीं प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मोदी पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। यही उनके काम करने का अंदाज है। तक मोदी जी का सवाल है, उनमें कुछ फर्क नहीं आने वाला है। वो फिर न क्षमा याचना करेंगे, न पद से इस्तीफा देंगे, न महसूस करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि उनके प्रदेश में कुछ भी गलत हुआ। मोदी तो इस वक्त पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सवाल उठता है कि इस जांच का मोदी पर असर क्या होगा। मोदी के राज में मोदी के खिलाफ कौन मुंह खोलेगा? अगर मुंह नहीं खोलेगा तो क्या ये जांच भी महज एक फॉर्मेलिटी ही साबित होगी? गुजरात दंगों के 7 सालों के बाद भी जांच पर जांच का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। लेकिन इस जांच का नतीजा क्या होगा? क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी और कब मिलेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।
और गुजरात की राजनीति और चुनाव में उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन सबसे पहले हम योगेंद्र जी आपसे बात करेंगे कि 2004 के अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के बारे में बात करें तो उस वक्त की वहां बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या थी और कितने वोट शेयर थे इनके? 2004 में थोड़ा अजीब परिणाम आया था इस लिहाज से कि उससे पहले बीजेपी बहुत बड़े फासले से विधानसभा चुनाव जीती थी 2002 का, जैसा हम सब जानते हैं। लेकिन 2004 का जब लोकसभा चुनाव आया तो बीजेपी 26 में से केवल 14 सीट जीत पाई। केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपेक्षा यह थी कि कोई 20-22 सीट निकाल ले जाएगी। वोटों का फासला देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 2% का रह गया था। 47% मिले थे बीजेपी को, कांग्रेस को मिले थे सिर्फ 45। अमूमन उससे पहले हर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से 10% आगे रहती थी जी। तो क्या ऐसा है कि लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आते हैं? ले दे के यही एक उम्मीद है जिसके सहारे कांग्रेस गुजरात में चल रही है। आपको क्या लगता है कि जिस जब विधानसभा में 2007 का विधानसभा भी आपने देखा तो लैंडस्लाइड विक्ट्री नरेंद्र मोदी की थी, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद इस बार हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में क्यों इतना कांटे की टक्कर हो जाती है, विधानसभा में एकांगी हो जाता है एकदम? अभी हम ये नहीं जानते कि ऐसा हो जाता है। 2004 में हुआ था, 2000 उससे पहले नहीं हुआ था, 1999 में ऐसा नहीं हुआ और 2009 में होगा ऐसा हम अभी जानते नहीं है। लेकिन एक वजह हो सकती है कि 2007 में लोगों को सीधा लग रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी पे वर्डिक्ट है जी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है नहीं। वो सवाल इस वक्त लोकसभा चुनाव का सवाल नहीं है, इसलिए स्थिति थोड़ी सी अलग हो सकती है। पर इनकम्बेंसी की बात होती है या राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट पड़ता है इसलिए वो फासला फर्क हो जाता है? राष्ट्रीय मुद्दों पे पड़ता है, और जब राष्ट्रीय मुद्दों पे पड़ता है तो कांग्रेस का जो दलित आदिवासी जनाधार है उसको वो एक ज्यादा जोड़ पाती है बजाय कि स्थानीय मुद्दों। स्थानीय मुद्दों के साथ हमारे साथ अभिषेक मनु सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि जिस तरीके से आज ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी की नरेंद्र मोदी और बाकी 8 मंत्रियों की भूमिका की जांच करे इस पूरे मसले में, क्या आपको लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दा बनेगा गुजरात के अंदर? मुझे नहीं लगता ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ये इसलिए ऐसा लगता मुझे कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पहले ही स्थापना की है जी। ये कोई कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच नहीं है जी, या स्टेट गवर्नमेंट की जांच नहीं है या किसी भी प्राइवेट एजेंसी की जांच नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई जांच है। उसके जो रिपोर्ट आए और जो पेपर में समाचार आए उसके अनुसार तीस्ता सेटलवाड़ और उनके जो साथी है उन्होंने कैसे फुसलाया, कैसे झूठे एफिडेविट, कैसे झूठे कंप्लेंट करवाए, ये शायद उसमें है। लेकिन इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में होता था, लेकिन वो न हो और पूरे एक्सपोज न हो जी। इसलिए एक नया एप्लीकेशन डाला है और एप्लीकेशन में चूंकि जिनके नाम लिखे हैं 68 क्यों 6800 भी लिख सकते थे, और वो सब लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेयरली ये कहा है कि इसका ये जो एप्लीकेशन आया है इसके भी जांच करें, और इसलिए जांच होगी तो उसमें हमें कोई दिक्कत तो है नहीं जी। लेकिन एक चीज प्रकाश जी, अगर मान लीजिए इस जांच से अगर क्लीन चिट मिल गई इनको तब तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए और बीजेपी और नरेंद्र भाई के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होता है, अगर उनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है तो फिर आपको कैसे लगेगा? 3 महीने के बाद आपका चैनल भी रहेगा और हम भी रहेंगे। जब रिपोर्ट आएगा तब ये प्रश्न का उत्तर देंगे। आज कैसे दे सकते? अभी तो जांच शुरू नहीं हुई, आप तो नतीजे पर पहुंच गए। चलिए, नहीं मैं दोनों पक्षों के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, दोनों पक्ष क्यों, लेकिन जो अब तक आया नहीं है, जांच शुरू है, किसी ने विरोध नहीं किया है, सारा सहयोग मिलेगा और जांच है जो करे। कोई भी कंप्लेंट करता है वो तो सबूत नहीं है ना जी। अभिषेक, और कंप्लेंट किया है उसकी जांच होगी। अभिषेक जी, क्या आपको अब ये लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब नरेंद्र मोदी की भूमिका पर दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए? 3 महीने के बाद कुछ भी फैसले हो वो आपको एक्सेप्टेबल होगा? लगता है हमारा वहां से कम्युनिकेशन लिंक फिलहाल उनसे टूट गया। अभिषेक मनु सिंह भी उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी। आपको लगता है कि मामला इतना सीधा, इतना सरल होता है? ये पहली बात तो कि ये प्रश्न होना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों महसूस हुई इस जांच को देने की। आप पे और मुझ पे तो सुप्रीम कोर्ट जांच बैठाता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जिसके बारे में की जा रही है। दूसरा ये कि
इससे दूध का दूध पानी का पानी हो, ऐसी उम्मीद सबकी होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसी की क्यों, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, सीबीआई ने जिस किस्म की इंक्वायरी 84 के दंगों में की है शर्मनाक तरीके से, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ निर्णय देगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। दीर्घ काल में आशुतोष मुझे इसका केवल एक ही रास्ता लगता है, और वो ये कि जिस राजनेता का दंगे में नाम आ गया उसका राजनीतिक कैरियर चौपट होना चाहिए। जैसे जगदीश टाइटलर वगैरह के साथ हुआ, सज्जन कुमार के साथ हुआ, देर सबेर जिसका दंगे में नाम हुआ है सबके साथ होगा, तब ये देश दंगा मुक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। योगी जी, जरा हमारे दर्शकों को ये आप बताएं कि जो विधानसभा के चुनाव हुए 2007 के, उसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति थी? विधानसभा का चुनाव आते आते बीजेपी ने दोबारा अपनी वही 10% की बढ़त बना ली। बीजेपी को 38% वोट आए, 49% वोट आए, और कांग्रेस को आए सिर्फ 38%, यानी कि 11% की वोट बढ़त बना ली। अगर हम इसको सीटों की टर्म्स में देखें, ये देखें कि कितनी लोकसभा सीट पा सकती थी भारतीय जनता पार्टी, तो हम पाएंगे कि उसको दरअसल 19 सीटों में बढ़त थी। यानी कि राज्य में जो 26 सीटें हैं उनमें से 19 सीट पा जाती बीजेपी, अगर उस वक्त विधानसभा के चुनाव भी हुए होते। तो यानी कि लोकसभा चुनाव में जो सिर्फ 2 सीट का फासला था वो बहुत बढ़ के हो गया। अब बीजेपी की जाहिर उम्मीद होगी कि 19-20 का आंकड़ा प्राप्त करे। कांग्रेस की उम्मीद होगी कि पिछली बार की तरह कहीं 10-11 सीट ले पाए। अभिषेक मनु सिंघवी से हमारा फिर एक बार कम्युनिकेशन लिंक मिल गया है। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक बार फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको फिर चुनाव में भुनाएंगे और उससे फिर कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा? नहीं, ये हम इसको एकदम चुनावी मुद्दा नहीं मानते हैं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस न्यायिक प्रक्रिया में अभी सब जुडिस है, हम इसको देखेंगे आदेश को। पहले भी कई बार गुजरात के विषय में उच्चतम न्यायालय ने बहुत कड़े आदेश दिए हैं। अब ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन हम नहीं चाहते किसी प्रकार से कि मोदी जी इसका या किसी और मुद्दे का इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक मार्टर का या विक्टिमहुड का जामा पहनाएं। जी, हम उससे सीधी राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक फील्ड में लड़ेंगे। न्यायिक लड़ाई अपने अलग जगह है। क्या आपको लगता है कि यह चुनावी मुद्दा बन सकता है, इसका फायदा उनको मिल सकता है? क्या आपको लगता है ऐसा? मैं नहीं समझता। अगर कोई उच्चतम न्यायालय पहली बार 60 वर्षों में ऐसा आदेश दे कुछ सालों पहले कि सामूहिक रूप से सभी केसेस स्थानांतरण कर दिए जाएं गुजरात से बाहर, और उसके बाद एक ऐसा आदेश दे जो आज दिया कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक रूप से पदासीन हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी हो, जी, तो मैं समझता नहीं इसका किस प्रकार से कोई एक राजनीतिक फायदा उठा सकता है। आखिर प्रदेश के लोग बहुत परिपक्व लोग हैं, इसमें कोई मोदी जी अपने ऊपर अपना फायदा उठा सके जबकि उनके विरुद्ध ऐसा आदेश है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल संभव नहीं है। जी, अभिषेक जी, एक सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति जो है वो गुजरात के अंदर हमेशा कमजोर रहती है और वहां बीजेपी बहुत स्कोर करती है, लेकिन जैसे पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई गुजरात दंगों के फौरन बाद भी काफी कांटे की रही है, लेकिन फिर विधानसभा में आपको काफी सेटबैक लगा है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा में आप अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे या उनसे बेहतर हो पाएंगे? कुछ हद तक आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, पूरी नहीं, लेकिन कुछ पहलुओं में। ये क्यों है जो आपने कहा अभी? जी, ये इसलिए है कि मोदी जी की राजनीति हमेशा एक डिवाइडेड पोलराइज्ड समाज के ऊपर निर्भर करती है। विभाजन करके, डरा के, डिवाइड करके, अलग अलग भयों को बाहर निकाल के, और इसलिए उसका ज़्यादा प्रभाव और प्रकोप रहता है एक लोकल चुनाव में, जो कि असेंबली चुनाव होते हैं। निश्चित रूप से संसदीय चुनाव में ऐसी प्रक्रियाओं का असर और प्रभाव कम होगा। जी, और आपने देखा पिछली बार कि 12 सीट आई हमारी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे उसमें वृद्धि होगी, सिग्निफिकेंट वृद्धि होगी। इसलिए जो आप ये योगेंद्र जी अच्छे से जानते हैं, हमारे से कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट है इस मामले से, ट्रांसपोज नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय रिजल्ट में। राष्ट्रीय रिजल्ट इसलिए निश्चित रूप से अलग एक अप्रोच रहेगा। जी, अभिषेक जी और प्रकाश जी, आप दोनों लोग बने रहें और हम अब थोड़ा सा वक्त है ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो प्रकाश जावड़ेकर से सवाल करेंगे, क्या आपको लगता है कि आप विधानसभा के परफॉर्मेंस को लोकसभा के परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट कर पाएंगे या उससे बेहतर कर पाएंगे? छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं वोट की चोट। और हमें दर्शकों को बता दें कि हमने योगेंद्र जी, आपने 19 सीट के बारे में कहा था, मुझे लगता है वो 17 सीटें हैं विधानसभा में। जी, माफ कीजिए। तो हम दर्शकों को बता दें कि योगेंद्र जी ने कहा था कि 19 सीटें जीतेंगी विधानसभा की, लेकिन हकीकत में वो 17 सीटें हैं। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर और साथ ही अभिषेक मनु सिंह भी दोनों इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता था। सवाल ये कि इस बार जिस तरीके से टिकट गुजरात के अंदर बीजेपी को दिए गए, लोगों का यह कहना है कि जो तमाम बीजेपी के टॉप सीनियर लीडरशिप थी उनको हटा दिया गया। जैसे पटेल वोट के बारे में अगर बात करें तो तमाम जो कांग्रेस से आए हुए कुछ लोग उनको भी टिकट दिया। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से आपकी गुजरात में बीजेपी वहां पर फल फूल रही है? हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और उस अलग चुनाव में जैसे ज्यादा जीत प्राप्त करनी है तो पिछले लोकसभा चुनाव के निर्णयों को पूरा अध्ययन करके हमने ये तय किया कि इस बार इस तरह से नए उम्मीदवारों को लगाएंगे और पूरा विजय पाएंगे। और आपको पता होगा पिछले 5 साल में जितने भी चुनाव हुए, ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम हो और कॉरपोरेशन हो, सबने हमने 90% नए लोगों को टिकट दिए और वो बहुत भारी बहुमत से जीत कर आए। तो आज ये एक नई लोगों को आने का ये एक पार्टी में अवसर है और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बट लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी की अपनी जेब के अंदर है। वहां ना आडवाणी जी की चलती है, ना प्रकाश जावड़ेकर की चलती। जो वो चाहते हैं किसी तरीके से बेचारे जो हरेन पाठक साहब है उनकी सीट बड़ी मुश्किल से बच पाई है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ 16 लोगों का कमेटी है, वहाँ पूरी चर्चा होती है, अलग अलग राय होती है, तो फिर उसमें आते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में भी चर्चा होती है और टिकट एक राय से तय हुए हैं। चलिए, तो इसलिए कोई किसी के जेब में पार्टी ये नहीं है। कुछ भी कहो, मुद्दा ये है कि एक सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और कुछ लोग इससे जलते हैं। ओके, जलते हैं कुछ लोग। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि विधानसभा में आपको बहुत उम्मीदें थी लेकिन आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। अब लोकसभा में क्या आप कुछ उम्मीद करते हैं कि जो पिछला परफॉर्मेंस है उसको ही दोहरा पाएंगे आप लोग? मैंने अभी आपको स्पष्ट किया पिछले प्रश्न के उत्तर में कि विधानसभा और लोकसभा दो अलग अलग चीजें हैं। विधानसभा में के चुनावों में श्री मोदी की विभाजन वाली राजनीति, समाज को तोड़कर डराकर वोट लेने वाली राजनीति सफल कुछ हद तक हो जाती है। संसद में ये बात नहीं होती है। इसलिए आपने देखा कि पिछली बार विधानसभा के पहले जब संसद के चुनाव हुए तो हमें 12 सीट मिली। अब जहां तक इस बार का मामला है, मैं समझता हूं कि बीजेपी भी ये समझ रही है कि हमारी सफलता बढ़ने वाली है। बट आपके वहां कोई लीडरशिप तो है नहीं। लोग ये कहते हैं आपका वहां कोई लीडर भी नहीं है। यही तो आप गलती कर रहे हैं। संसद के चुनाव के लिए हमारे लीडर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी। ये संसद का चुनाव है जी। यही तो एक और मुद्दा है। ये चुनाव है केंद्र सरकार ने जो नीतियां की हैं, मतलब मनमोहन सिंह के नाम पे वहां पे गुजरात में वोट पड़े। योगेंद्र जी, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? वो तो मेरे ख्याल में अभिषेक मनु सिंह भी इस बात को जानते हैं कि ये किसी तरह का मुद्दा नहीं, और अगर कोई मुद्दा है तो यही बीजेपी के पक्ष में ही जा सकता है, क्योंकि आडवाणी जी स्वयं गुजरात से लड़ रहे हैं जी। और वो इसमें प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। 2009 के भी प्रधानमंत्री के दावेदार, 2014 के भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, दोनों गुजरात। ये सब कयास लगते रहते हैं इनकी तरफ से। हकीकत ये है कि वहाँ कांग्रेस किसी बड़ी चीज को मुद्दा बनाने में पूरी तरह असफल रही है। ये कितनी विचित्र बात है कि अगर इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए सिख दंगों के बारे में दिया होता तो हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे होते कि इसको कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। जब यही निर्णय नरेंद्र मोदी पे आता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद इस मुद्रा में होते हैं कि नहीं नहीं, उन्हें फायदा नहीं होगा। आप देखिए स्थिति कैसी। बिल्कुल, हमारे ख्याल से काफी विडंबनापूर्ण स्थिति। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका भी, और साथ ही प्रकाश जावड़ेकर और अभिषेक मनु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे अपना विशेष कार्यक्रम डंकी।